अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम आईबीपी स्टेज 1 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे, और आज हमारा मेनली फोकस होगा इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल बैंकिंग को। लेक्चर नंबर 3 में हमने इससे कुछ नोट्स को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 4 में हमने बात की है रिटेल बैंकिंग की। आज है लेक्चर नंबर 5 जो कि प्योरली बेस करती है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। इस्लामिक बैंकिंग कम्प्लीटली तो कवर नहीं होगा, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच बैंकिंग इन आईबीपी स्टेज 1 हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम कुछ एग्रीमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है, और उसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि जब हम चैप्टर के ऊपर मूव हों तो हमें बड़ी आसानी रहे कि हम चीज़ों को जो वो ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बे अल इना। देखें, बे अल इना बेसिकली मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस है, जिसको अब जाके पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसको अवॉइड करती है और इसको फासद करार देती है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये कस्टमर को एक डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे हम उसको सेल करते हैं और फिर उससे कैश पे बाई करते हैं, और उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट्स चलती रहती हैं। तो ये बे अल इना है। बे अल इना बेसिकली अब अवॉइड किया जाता है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। सेकेंडली अगर हम बात करें बे बिथम अल अजिल की, तो बे बिथम अल अजिल बेसिकली डेफर्ड पेमेंट सेल है। डेफर्ड पेमेंट सेल है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जिस तरह मुराबहा के अंदर हम अपनी कॉस्ट नहीं बताते या अपना प्रॉफिट नहीं बताते, उसी तरह बे बिथम अल अजल में हम प्रॉफिट नहीं बताते, लेकिन एक प्राइस सेट करते हैं जिसको कस्टमर बाद में जो है वो हमें पे कर रहा होता है। तो बे बिथम अल अजल क्या है? एक डेफर्ड पेमेंट सेल है, लेकिन फ़र्क क्या है? बाद में कस्टमर पे करता है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि प्रॉफिट हम डिस्क्लोज नहीं करते। तीसरा है बे मुअज्जल। बे मुअज्जल सिंपल, आपने उधार पे कोई चीज़ किसी को बेच दी तो इसको हम बे मुअज्जल कहते हैं। इन तीनों टर्म्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो बे का वर्ड यूज़ हो रहा है। बे इज़ बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लिश, ठीक है। तो बे मुअज्जल में क्या है? क्रेडिट सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एक चीज़ बेचते हैं और कस्टमर जो है उसको बाद में रीपे करता है। चौथी अगर हम बात करें इजारा की, इजारा मीन्स लीजिंग, रेंट, ठीक है। जो हम बेसिकली आप देखते हैं घर हम लीज पे देते हैं, हम फ्लैट्स दे रहे होते हैं, दुकानें दे रहे होते हैं। तो इसी तरह बैंक जो है वो इजारा बेसिस के ऊपर फाइनेंसिंग कर रहा होता है। जैसे मिज़ान बैंक जो है वो अपने जो गाड़ी है, कार, वो इजारा बेस के ऊपर दे रही होती है। तो इजारा मीन्स लीजिंग, रेंट आप कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं इजारा तुमल बै। इजारा तुमल बै क्या है? ये हायर परचेज है। इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आपका लीज़ का होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो इसके अंदर होता है वो सेल एंड परचेज़ का होता है। कस्टमर गाड़ी को परचेज़ कर लेता है। जिस तरह इजारा के अंदर है, पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है लीज़ का, और फिर बाद में जब वो रेंट पे करता है तो एट द एंड जाके जो है वो परचेज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हायर परचेज़ इजारा तुमल बै के अंदर दो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लीज़ का और दूसरा परचेजिंग का। छठा हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं मुदारबा के ऊपर। मुदारबा मीन्स क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग है जनाब अली। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? मुदारबा के अंदर एक रब्बुल माल होता है। जिस तरह नॉर्मल अभी बैंक तमाम तकरीबन पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उनके सेविंग अकाउंट्स मुदारबा बेस पे होते हैं। कस्टमर रब्बुल माल होता है और बैंक मुदारिब होता है। कस्टमर की इन्वेस्टमेंट होती है और बैंक के एफर्ट्स होते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है कस्टमर और बैंक के दरमियान। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है मुदारबा के अंदर कि अगर लॉस है तो लॉस जो है वो कस्टमर बेयर करता है। आगे हम बढ़ते हैं मुराबहा के अंदर। तो मुराबहा बेसिकली एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह आप नॉर्मल दुकानों में जाते हैं, आप शर्ट खरीदते हैं तो दुकानदार आपको उसकी कॉस्ट नहीं बताता, यानी दुकानदार ने कितने में ख़रीदा है वो आपको वो चीज़ नहीं बताता। तो इस तरह की जो सेल होती है वो मुराबहा कहलाती है। लेकिन अगर दुकानदार अपनी कॉस्ट को डिस्क्लोज़ कर दे तो उसे हम मुसावमा कहते हैं, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं 8वें नंबर पे मुशारका। मुशारका बेसिकली पार्टनरशिप को कहते हैं, एक ऐसे पार्टनरशिप को जिसमें इन्वेस्टमेंट और एफर्ट जो है वो दोनों जॉइंटली हो रही हो, जॉइंट वेंचर जिसको हम कह सकते हैं, उसे हम मुशारका कहते हैं। जबकि मुदारबा में जो है वो एक इन्वेस्टर है और एक एफर्ट डालने वाला है। मुशारका में जो है वो दोनों जॉइंटली होते हैं और दोनों जॉइंटली लॉस एंड प्रॉफिट को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। 90 नंबर पे अगर हम आएँ तो कर्ज हसना है। कर्ज हसना क्या है? सिंपल लोन है, उधार है जो आप किसी को देते हैं जिसके अगेंस्ट आप कोई सूद या कोई इंटरेस्ट, कोई इजाफी रकम नहीं लेते हैं, उसे हम कर्ज हसना कहते हैं। नंबर 10 के ऊपर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है सकूक। सकूक बेसिकली जिस तरह हम बॉन्ड की एक किस्म है, इस्लामिक बॉन्ड इसको कहते हैं। इसमें ओनरशिप आपके एसेट की आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि सुकूक के अंदर ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लैंड है, एक ज़मीन है 10 लाख की, आपने सुकूक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप
का जो शेयर है वो उस ज़मीन के अंदर भी मौजूद होगा। यानी सुकूक मीन्स एक इस्लामिक बॉन्ड है जिसके ज़रिए आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसे हम कहते हैं सुकूक। तो अब हम बढ़ते हैं जनाब चैप्टर की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को जनाब। हम MCQs बेस पे चलेंगे क्योंकि पेपर भी MCQs बेस पे होना है। देश इज़ द सिस्टम ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़ दैट ऑपरेट अंडर इस्लामिक लॉ। तो इसका आंसर आपके पास स्क्रीन पे है। इस्लामिक बैंकिंग वो सिस्टम है जो इस्लामिक लॉस को फॉलो करता है। नंबर 2 पे हमारे पास है SBP इशूड डिटेल गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को इस्टेब्लिश होने के लिए गाइडलाइन दी थी स्टेट बैंक ने। वो कब दी थी? 1 दिसंबर 2001 को दी थी। ठीक है जनाब अली। पाकिस्तान के अंदर किस बैंक को लाइसेंस दिया गया एज अ मॉडल ऑफ इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान, जो कि है मीज़ान बैंक। और चौथा सवाल जो है वो है 2003 में इस्लामिक बैंकिंग की जो पहली ब्रांच है वो कौन से बैंक की खुली है? तो वो है हमारे पास MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक की। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इस्लामिक वे में इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जिसमें क्रेडिटर जो है वो वॉलंटियरली डेप्टर को जो है वो कुछ रिटर्न के तौर पे दे सकता है लोन में? तो वो हिबा है, गिफ्ट है, आप वो दे सकते हो। अगर आपने किसी से कुछ लिया है उधार के तौर पे और उसको रिटर्न करने के बाद अपने मर्जी से अपनी खुशी से आप गिफ्ट के तौर पे हिबा कर सकते हो। इस्लाम इस चीज़ को अलाउ करता है। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो द पर्पज़ ऑफ डैश इन इस्लामिक बैंकिंग इज़ टू एडवाइस। इस्लामिक बैंकिंग में वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका काम ये होता है कि इस्लामिक बैंकिंग को एडवाइस करे शरिया लॉस के अकॉर्डिंग क्या ऑपरेशंस करने हैं, क्या एक्टिविटीज़ में, किन एक्टिविटीज़ में बैंक ने इन्वेस्ट करना है। तो वो डिपार्टमेंट कहलाता है शरिया डिपार्टमेंट या शरिया एडवाइजरी कमेटी। नंबर 7 पे अगर हम आए तो डैश इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान, जो हमने भी इससे पहली स्लाइड में डिस्कस किया। बे अल इना, जिसको अब जो है वो फासिद समझा जाता है। बे अल इना बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डेफर्ड पेमेंट सेल होती है और फिर वो बाय बैक होता है उन कैश। नंबर 8 पे आ जाए। डैश रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एट अ प्राइस विच इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन एग्रीड बाय बोथ पार्टीज़। तो ये है बे बिथा मल अजल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। नंबर 9 डैश सिंपली मींस क्रेडिट सेल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बे मुअज्जल। इजारा किसे कहते हैं? इजारा मींस लीज, रेंट और वेज। वेज भी इजारा में आता है, यानी मजदूरी जिसे हम कहते हैं वो भी इजारा के तौर पे समझी जाती है। नंबर 11 डैश मींस सेलिंग बेनिफिट और यूज़ और सर्विसेज ऑफ अ फिक्स प्राइस और वेज। ठीक है जनाब अली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्विसेज के अगेंस्ट या किसी प्राइस के अगेंस्ट आप जो है वो कोई वेजेस वगैरह लेते हैं तो उसको हम इजारा में ही काउंट करेंगे। ठीक है जनाब अली, आगे हम बढ़ते हैं नंबर 12 पे। डैश इज़ एन एडवांटेज ऑफ इजारा। इजारा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप 100% फाइनेंसिंग इसमें ले सकते हैं इजारा बेस पे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इजारा का। आगे बढ़ते हैं नंबर 13, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन इजारा द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द डैश इज़ नॉट अफेक्टेड वेल लीजिंग इज रिसोर्टेड टू एज मींस ऑफ फाइनेंसिंग। देखें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेसी है ना, लेसी से मुराद जो कस्टमर है उसको बोरोइंग के अंदर फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है जनाब कि ऑनरशिप बैंक के पास रहती है, बैंक पहले उसको ख़रीदता है। तो बैंक खुद क्या है? बैंक एक फाइलर एंटिटी है। फाइलर एंटिटी होने की वजह से टैक्स के अंदर काफ़ी छूट होती है लेसी को, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। तो ये बेनिफिट होता है लेसी को। इस सेंटेंस में ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। नंबर 14 डैश इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। दो कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया था। एक तो ये कि आपका लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। तो इसको हम क्या कहते हैं जनाब? इसको हम कहते हैं इजारा तुमल बे, यानी कि हायर परचेस। ये हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 15 देश कंपनीज आर नाउ वेरी कॉमन इन पाकिस्तानी मनी मार्केट। पाकिस्तानी मनी मार्केट में जो कंपनीज काम कर रही हैं, बैंक्स काम कर रहे हैं, वो मुदारबा बेस पे काम कर रहे हैं, इन्हें एज अ मुदारिब काम कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रब्बुल माल होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 16 डेज इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक और अ कैपिटल प्रोवाइडर एंड एन एंटरप्रेन्योर अंडर विच एंटरप्रेन्योर कैन मोबिलाइज द फंड्स फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर फॉर देयर बिजनेस। तो वही वाली बात दोबारा रिपीट हुई है। कौन सा एग्रीमेंट जिसकी तरह बैंक और कैपिटल प्रोवाइडर यानी कि रब्बुल माल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो मुदारबा है। नंबर 17 वो सेल एग्रीमेंट जिसमें प्राइस और प्रॉफिट दोनों पे दोनों पार्टीज एग्रीड हो,
यानी कि जिसमें प्रॉफिट नहीं बताया जाता है, यानी कॉस्ट नहीं बताई जाती है, वो सेल क्या कहलाती है, वो मुराबहा कहलाती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु कंट्रीब्यूट कैपिटल टू अ बिजनेस एंड देन डिवाइड अ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है, वो मुशारका है, जबकि मुदारबा के अंदर प्रॉफिट तो शेयर होता है लेकिन लॉस सिर्फ रब्बुल माल जो है वो बेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। डेश इज ऑल्सो नोन एज गुड लोन, कर्ज हसना। डेश इज अ लोन एक्सटेंडेड ऑन अ गुड विल बेसिस एंड अ डेप्टर इज ओनली रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट बोरोड। वो कौन सा लोन है जिसमें हम एक दूसरे पे भरोसा एतमाद करके लोन देते हैं और सिर्फ जो पैसा लिया गया है वही पैसा वापस किया जाता है, तो वो कर्ज हसना है। ठीक है। डेश इज़ एन अरबिक वर्ड यूज फॉर अ फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हमने डिस्कस किया। सुकूक है। नंबर 22, sukuk are security that comply with the Islamic laws and dash the charging and paying of interest prohibits the charging and paying of interest, इसमें सूद शामिल नहीं होता। ठीक है जनाब अली। सुकूक में नंबर 23, dash funds are one of the fastest growing financial sector within the Islamic फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है जनाब अली। वो कौन से फंड्स हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर? तो वो हमारे पास है इस्लामिक इक्विटी फंड्स। इस्लामिक इक्विटी फंड्स बेसिकली जिस तरह जॉइंट स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह इस्लामिक वे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इस्लामिक इक्विटी फ़ंड कहते हैं। ठीक है जनाब अली। आई होप कि आपको इस्लामिक बैंकिंग वाला चैप्टर रिवाइज हुआ होगा। आप बुक से भी एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपनी तैयारी भरपूर रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।